brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बताया कि डोमिसाइल से बिहार के नौजवानों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारी हालत ये है कि ना घर के ना घाट के, बाहर जाते हैं तो बिहारी कह करके अपमानित किया जाता है और अपने राज्य में बिहारी होने का कोई लाभ नहीं मिला। जबकि गृह मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जाइए, फ्लाइट पकड़िए और उड़ करके कहीं भी जाइए, लेकिन पूर्णिया में अभी तक जो है कमर्शियल फ्लाइट चालू नहीं हुई। चुनावी रैली भी होगी, हम पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, चुनाव लड़ेंगे तो आपसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा भी करेंगे। सब अपमानित हो रहे हैं ना, चाहे डीएम बन गए हो कि जो है रेडी पटरी चला रहे हो, अपमानित तो सब हो रहे हैं ना। कौन चाहता है अपनी आइडेंटिटी से अपमानित होना? बताइए कि हमारे बीच मक्का उगाने वाले किसान मौजूद हैं, अलग अलग मौसम में दूसरे फसलों की भी खेती करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो मक्का से जुड़ी हुई समस्या है उन्होंने यहाँ पे रखी है। बाकी हमारे तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तौकीर भाई, जिला अध्यक्ष और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और भी कई साथी हैं यहाँ पर। लेकिन यात्रा में अमूमन हम लोग ये करते हैं कि यात्रा जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िले में पहुँचती है उस ज़िले का जो स्थानीय मुद्दा है और उससे जो प्रभावित व्यक्ति या वर्ग है उसके किसी एक प्रतिनिधि को बुला करके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उस मुद्दे को आपके बीच में रखा जाता है, ताकि सरकार तक यह आवाज़ पहुँचे, जनता तक जो है जागरूकता पहुँचे और यात्रा की जो भावना है, यात्रा का जो उद्देश्य है कि यह यात्रा मंच बने जन संघर्षों का और जन समस्याओं का निदान इसके माध्यम से हो सके। इसीलिए हमने बार बार कहा कि ये यात्रा एक व्यक्ति की यात्रा, एक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं उनसे जो परिवर्तन चाहते हैं, इस परिवर्तन का माध्यम यह यात्रा बने। और मुझे बहुत खुशी है कि पूर्णिया में सुबह जब यात्रा चल रही थी, पदयात्रा हो रही थी पूर्णिया शहर में, तो लोगों ने जो है ज़बरदस्त समर्थन किया। और यात्रा के दौरान जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो कुछ और सवाल स्थानीय लोग आकर के बताए। बड़े पैमाने पे यहाँ पे कोचिंग है, कोचिंग में लोग जो है विभिन्न चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो यहाँ के नौजवानों ने आकर के बताया कि डोमिसाइल से बिहार के नौजवानों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारी हालत ये है कि ना घर के ना घाट के, बाहर जाते हैं तो बिहारी कह करके अपमानित किया जाता है और अपने राज्य में बिहारी होने का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो डोमिसाइल की समस्या लोगों ने बताई कि यहाँ पर बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। दूसरा जो एक गंभीर विषय, हालांकि ये विषय सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, जब से हम चंपारण से चलना शुरू किए हैं और ख़ास करके जब सीमांचल कोसी क्षेत्र में पहुँचे हैं तो सूखे ड्रग्स की समस्या जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने उठाई। सुपौल में लोगों ने बताया, कई ज़िलों में लोग इसके बारे में बताए। पूर्णिया में लोगों ने कहा कि बहुत अति है। अति ये है कि पानी वाला मोटर खोल करके बेच देता है, कहीं लोहा लगा हुआ मिल जाए, कहीं जो है गटर का ढक्कन जो है तोड़ करके उससे जो है लोहा निकाल करके। तो ये जो बिहार के नौजवानों को नशा में झोंका जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जो है उनको धकेला जा रहा है। एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रही है, नई फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं। दूसरी तरफ जो देश के भविष्य हैं, जो समाज के भविष्य हैं, उनके हाथ में जो है नशाखोरी थमाई जा रही है। तो मैं कहता हूं कि यह कौन सा प्रबंधन है कि एक नशा जो है सरकार बोली कि बंद कर दिए हैं और जो है वो नशा भी कैसा बंद हुआ है, हर जगह जो है शराब मिल रही है गैर कानूनी तरीके से, और दूसरे तरह की जो है नशा की समस्या, ड्रग्स की समस्या बिहार में बढ़ रही है। इसको लेकर के माँ बाप, परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं। क्योंकि आप और मेरा पत्रकार बंधुओं से यह निवेदन है कि एक बार आप में से जो व्यक्ति भी, आपको बिहार के रिहैब सेंटर पर रिपोर्ट करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि क्या परेशानी हुई है नशाखोरी के चलते बिहार के अंदर, और नौजवानों के ऊपर और समाज के ऊपर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा एक विषय और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पेपर मिल भी था, जूट मिल भी था, और अभी जो जूट मिल है भी वो जो है, मुझे इसके तथ्य के बारे में जो है पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि वो जूट मिल जो है वो अदानी जी को दे दिया गया है। और एयरपोर्ट के बारे में लोगों ने कहा कि
क्रेडिट हर कोई लेने को तैयार है कि एयरपोर्ट हम खुलवा दिए हैं। हकीकत यह है कि आज तक एक हवाई जहाज़ वहाँ पे नहीं उतरा है। एयरफोर्स की और मिलिट्री की जहाज़ें वहाँ पे उतरती हैं, लेकिन कॉमर्शियल कोई जहाज़ नहीं उतरता है। जबकि गृह मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जाइए, फ़्लाइट पकड़िए और उड़ करके कहीं भी जाइए, लेकिन पूर्णिया में अभी तक जो है कॉमर्शियल फ़्लाइट चालू नहीं हुआ है। चौथा जो एक विषय और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाया है कि किसी ज़माने में सीमांचल कोसी क्षेत्र का सेंटर हुआ करता था पूर्णिया, और इसी से टूट करके 4 जिले बने हैं। आज राजनीतिक साजिश के चलते या राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कमी के चलते, दोनों बात आप कह सकते हैं, पूर्णिया कहीं ना कहीं उपेक्षित है। हर प्रोजेक्ट को, हर चीज़ को, कोई भी सरकारी योजना को जो इन्फ्लुएंशियल मंत्री हैं वो यहाँ से उठा करके कहीं और लेकर के चले जा रहे हैं। तो जो पूर्णिया व्यापार का केंद्र है, जैसे गुलाब बाग मंडी जो है, मक्का का भारत का सबसे बड़ा जो है मक्का का मंडी है, और मक्का की समस्या के बारे में किसान ने आपको बताया। तो व्यापार का केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है। अभी जो है एक यूनिवर्सिटी खुली भी है, तो एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी चल रही है। बताइए एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। अभी जो है नया मेडिकल कॉलेज जो खुला है, वहाँ हम घूम करके आए हैं, सुविधाएं जो है धीरे धीरे वहाँ पे शुरू हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विकास की जो धारा है वो जब चलती है पटना से, तो वह पूर्णिया को काट करके कहीं और पहुँच जाती है। और वैसे भी पूर्णिया के लोगों को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, इलाज कराने के लिए यहाँ से कलकत्ता जाते हैं। तो इसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके रखने की ज़रूरत है। हम बस पूर्णिया वासियों को यही कहने के लिए आए हैं कि आपने इस यात्रा को सहयोग और समर्थन दिया है। यह यात्रा आपकी यात्रा है, यह यात्रा आपके समस्याओं से संघर्ष का मंच है। आप इस यात्रा से जुड़िए। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम बिहार के जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ के लोगों की समस्याओं को उठाएं, सरकार तक पहुँचाने का काम करें, और जन सहयोग से, जन समर्थन से उस समस्या का निदान ढूंढने का प्रयास करें। यही कुछ मुद्दे थे यहाँ के स्थानीय, और जो ओवरऑल बिहार की जो समस्या है पलायन की, उस पलायन का कारण जो है, उस कारण को समाप्त करके ही बिहार तरक्की की ओर आगे बढ़ सकता है। पलायन का कारण शिक्षा की कमी, पलायन का कारण रोजगार की कमी, पलायन का कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी, पलायन का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कानून व्यवस्था की कमी। अगर ये 5 चीज़ दुरुस्त कर दिया जाए तो कोई अपना घर बार छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता है। इसीलिए यह यात्रा का जो संकल्प है पलायन रोकने का है। पलायन रोकने का संकल्प इसलिए है कि पलायन रोकने के लिए जो आप निदान करेंगे उससे बिहार की तरक्की अपने आप हो जाएगी, और बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ना रह करके बिहार देश के अव्वल राज्यों के श्रेणी में पहुंचेगा। यही इस यात्रा की भावना है, यही इस यात्रा का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आपको क्वेश्चन करिएगा, आप तमाम लोग क्वेश्चन कीजिएगा। एक मिनट आपसे एक आग्रह है, मीडिया बंधु आप क्वेश्चन कीजिए, एक व्यक्ति एक क्वेश्चन प्लीज। 2025 में विधानसभा का चुनाव और आपकी पद यात्रा चल रही है। कोसी और सीमांचल का ये बेल्ट माना जाता है, अति पिछड़ा बेल्ट माना जाता है, लेकिन कांग्रेस संगठन के मामले बहुत कमजोर है। तो आपकी यात्रा से संगठन पे जोर पड़ेगा, मजबूत होगा, या फिर सीट जीतने में आप कामयाबी हासिल कीजिए? क्योंकि महागठबंधन की जो आपके एक साथी हैं, आरजेडी जो है आपके महागठबंधन में, कहीं ना कहीं उसको भी कमजोर करने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है। तो पप्पू यादव किस तरफ? देखिए, ये एक राजनीतिक कम चुनावी विषय है। पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया कि इस यात्रा का उद्देश्य चुनावी एकमात्र नहीं है। चुनाव का इस यात्रा से संबंध इतना ही है कि इस यात्रा के बहाने ही सही, जब कल को पॉलिटिकल पार्टियां अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगी, जब अपने नेताओं को भाषण लिख करके देगी, जब जो है उनके नेता जनता के बीच में जाएंगे, छात्रों नौजवानों से संवाद करेंगे, तो पलायन जैसे गंभीर विषय पर बिहार की राजनीति में विमर्श हो और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहे। बाकी जो अन्य बात आपने कहा है अलायंस का, संगठन की, जो है चुनाव के परिणाम की, तो ये हमारी कोई हमारा कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है। ये मुख्य तौर पे विद्यार्थियों और नौजवानों का कार्यक्रम है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चलेंगे, और आपके तमाम प्रश्नों का जवाब उसमें आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा। अभी हम लोग यात्रा को जो
समाज का सबसे बुनियादी तबका होता है, छात्र और नौजवान, उस पर केंद्रित करके रखना चाहते हैं। ये यात्रा जो आपका चुनाव से कोई मतलब नहीं, चुनावी वर्ष में ही ये यात्रा का क्या मतलब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर आप पहले भी करते हैं बहुत दिन हाँ से। नहीं, इसको मैं इस तरह- मैं इसको इस एक तरह भी सब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ उनका प्रश्न देखिए, एक तो ये मेरी पहली यात्रा नहीं है। ये आप अगर पहली बार हमको रिपोर्ट करने के लिए आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मेरी पहली यात्रा नहीं है, ना ये कांग्रेस पार्टी की पहली यात्रा है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पूर्णिया से ही गुजरी थी, बेगूसराय से नहीं गुजरी थी। तो ये एक गलत परसेप्शन है कि अभी यात्रा हो रही है, चुनावी वर्ष में हो रही है। ऐसी संभावना और ऐसा आकलन स्वाभाविक है जो आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन ये पूर्णतः जो है ना सत्य नहीं है। दूसरा, मेरी भी जो है ना ये पहली यात्रा नहीं है। जैसे मैं बिहार में भी जनगण मन यात्रा कर चुका हूँ, और बाकी कांग्रेस पार्टी जो भी यात्रा करती है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में भी पैदल चले, और जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी पूर्णिया आए थे। पूर्णिया में जो है आप में से कई साथियों से मुलाकात हुई थी। चुनाव होते रहता है, कम से कम 3 चुनाव हर क्षेत्र में भारत में होता है। एक क्षेत्रीय चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव होता है। चुनाव होते रहे, लोकतंत्र जिंदाबाद रहे, जनता आबाद रहे। और जब चुनाव हो, इस यात्रा का एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि हमारी पार्टी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी भी बिहार की हर पॉलिटिकल पार्टी पलायन पे एक पोजीशन ले। इसीलिए जब तक इस पे बात नहीं होगा तब तक ना वो साइकी नहीं बदलेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए। एक पत्रकार ने आगे से कहा कि बिहार में रेवेन्यू नहीं है तो आप कैसे करेंगे। उसके जवाब में, उस सवाल के जवाब में हमने कहा कि ये साइकी बदलने की जरूरत है कि बिहार के पास कुछ नहीं है, बिहार के पास है। बिहार देखिए, आप एआई से सब कुछ कर सकते हैं, एआई से जो है ना मकई नहीं उपजा सकते हैं। एआई से आपको मकई ही खाएंगे ना, एआई तो नहीं खाएंगे। तो खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बोले कि बिहार में अगर कुछ नहीं है तो लोग जो है यहाँ इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जो है आ करके यहाँ की फैक्ट्रियों को या यहाँ के संसाधनों को वो क्यों ले रहे हैं। इसका मतलब बिहार में है। ये साइकी बदलने की ज़रूरत है। साइकी जो ये बन गई है कई दशकों से कि बिहार में कुछ है ही नहीं, बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, नतीजा क्या हो रहा है कि हम लगातार नकारात्मक राजनीति में उलझते जाते हैं। बिहार में एक सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है कि बिहार के लोग ही कोटा में जाके पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर गुड़गांव में, बेंगलोर में, हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो सेम चीज़ पूर्णिया में भी हो सकती है। हम पूर्णिया में ही पढ़ें और पूर्णिया में ही अमेरिका के लिए नौकरी करें, वहाँ भी गुड़गांव में बैठ के भी तो अमेरिका के लिए नौकरी कर रहे हैं ना, फ़ोन उठाते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो पलायन की जो समस्या है, जो इंट्रेंस्ड प्रॉब्लम है बिहार की, उससे बाहर निकलने की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। कोडिंग अगर हमको करना है, आप बताइए, तो कोडिंग गुड़गांव में बैठ के करेंगे, पूर्णिया में बैठ करें। कोडिंग करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कहीं भी बैठ के कोडिंग कर सकते हैं। तो बिहार जो कई दशकों से एक समस्या झेल रही थी ना, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, बिहार के लिए संभावनाएं खुल रही हैं। हम चाहते हैं कि उन संभावनाओं को बिहार का पॉलिटिकल क्लास समझे और राजनीतिक विमर्श में सकारात्मक सवाल जो हैं जिससे बिहार की उन्नति और प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर के आए। चुनाव से बस इतना ही संबंध है। बाकी चुनावी रैली भी होगी, हम पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, चुनाव लड़ेंगे तो आपसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा भी करेंगे। अब इनका ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन हो गया अगला। हाँ। आपका पूर्णिया जिला के कसबा विधानसभा से कांग्रेस का विधायक लगातार 4 बार से। अच्छा, फिर वही सवाल है, फिर फिर वही सवाल है। आप पलायन पर आप ही का सवाल सर। आपका सवाल ले लिया। एक मिनट, ये सवाल का जवाब देंगे सर। पलायन को लेकर आज आप निकले हैं, ठीक है। कांग्रेस इससे पहले भी जो पलायन के लेकर आप इसको निकल सकते थे सड़कों पे। तो हम मतलब अपने जन्म से पहले की जिम्मेवारी उठाएं। इस प्रश्न का क्या मतलब है, आप मुझे बताइए। आप आज नहाए हैं कि कल नहाए हैं? आज क्यों नहा रहे हैं, कल क्यों नहीं नहाए? ये प्रश्न से आप बाहर निकलिए ना। चुनाव है, चुनाव के वक्त में चुनाव की बात होगी। हम चुनाव लड़ेंगे ना भाई, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती रही है, हम चुनाव लड़ते रहे हैं। आप ये कहिए कि पलायन समस्या है कि नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार हम सब हैं, हम सब जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी हम किसी को थोड़ी दोष ठहरा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सब अपमानित हो रहे हैं ना, चाहे डीएम बन गए हो कि जो है रेडी पटरी चला रहे हो, अपमानित तो सब हो रहे हैं ना।
कौन चाहता है अपनी आइडेंटिटी से अपमानित होना, बताइए। पार्टी के अंदर क्या ठीक है, रुके, पार्टी के अंदर सवाल पार्टी मीटिंग में कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पे देखिए तो मेरा ये कहना है कि हम सब जिम्मेवार हैं। तुम जिम्मेवार हो, इसमें कब तक फंसे रहेंगे? इससे निकलने का क्या प्रयास होना चाहिए? आज जब दुनिया प्रगति कर रही है, जिस आधार पे कर रही है वो हमारे पास है। मानव श्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। आप कहीं चले जाइए, जहाँ की भाषा हमको नहीं आती है, वहाँ की इकोनॉमी भी हम चला रहे हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हम चला रहे हैं, इंजीनियर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्टर, डीएम, अब आईपीएस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, खेती हम जाके कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, फैक्ट्रियाँ हम चला रहे हैं। तो जब सब कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश में लोग पलायन करने को क्यों मजबूर हैं? आज कल परसों कभी भी इस पे आज ना कल तो पहुंचना पड़ेगा ना। कभी ये परिस्थिति ना बने कि लोग आकर के हमारे यहाँ काम करें, हम जो है उनको काम करने का अपॉर्चुनिटी दे सकें। चुनाव है, चुनाव होता रहे, कोई चुनाव होगा ही, कोई जीतेगा ही, किसी की सरकार ही बनेगी, लेकिन कम से कम राजनीति के केंद्र में तो ये लाया जाए। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ कह दे कि पलायन समस्या नहीं है, तब हम माने। कोई पार्टी, कोई विचार, कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई ये कहे कि पलायन समस्या नहीं है, तब हम माने। पलायन जब समस्या है, हर कोई स्वीकार कर रहा है कि समस्या है, तो इसके समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करें ना। हम तो चाहते हैं कि विमर्श हो, पहले विमर्श होने के बाद जो है सामूहिक प्रयास हो, सरकार का भी प्रयास हो, समाज का भी प्रयास हो, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही इसके निदान की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आप बताइए, कोई एक कारण तो है नहीं, एक कारण के चलते दूसरा कारण चलते तीसरा परिणाम पैदा होता है। अपराध बढ़ा, टीचर यहाँ से पलायन कर गए। अब आप समझिए कि पूरा कोटा का जो कोचिंग बिजनेस है वो पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, ये जो शिक्षा के केंद्र थे, इसके कमजोर होने से जो है डेवलप हुआ। या चीनी का मिल जब बंद होना, आप पूर्णिया में ही चीनी का मिल बंद हो गया, पूर्णिया में चीनी का मिल था, चीनी का मिल बंद हो गया, तो बिहार के चीनी मिल बंद हो गए, महाराष्ट्र में चीनी के मिल खुलने शुरू हो गए, और बिहार के ही मजदूर जो है बिहार से पलायन करके महाराष्ट्र में जाकर के उस चीनी मिल में काम कर रहे हैं। तो अपने घर के पास हमको अपने जूट फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, हमारी सड़कें दुरुस्त नहीं हो रही है। एक तरफ जो है आधा बिहार सुखाड़ से परेशान है, आधा बिहार बाढ़ से परेशान है, और बिहार के लोग कहाँ नहीं हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति बन करके बैठे हुए हैं, तमाम पदों पर सुशोभित हैं। तो कभी तो अपनी पहचान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए एक प्रयास किया जाए। ये एक प्रयास है, ये कोशिश है, और ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा एक पार्टी की यात्रा नहीं है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ करके अपनी बात कह सकता है। अब इनका तो कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पिछले 15 दिनों में किए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वित्तीय जो शिक्षक हैं वो आकर के अपनी बात रखे, ऑटो चलाने वाली महिलाएं अपनी बात आकर के रखें, किसान अपनी बात रखे, मजदूर रखे, चीनी मिल के मजदूर अपनी बात रखा, जो पेपर लीक से जो विद्यार्थी प्रभावित हैं उन्होंने अपनी बात रखी। पूरा का पूरा लिस्ट आप देखेंगे तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बात विमर्श के केंद्र में नहीं है, जिसको मीडिया में जगह नहीं मिलती है, उन बातों को जगह दिया जाए। बाकी गठबंधन की बात, चुनाव लड़ने की बात, मुख्यमंत्री की बात, इस पे तो दिन भर चर्चा होती है, और अभी से लेकर के चुनाव तक होगी। पलायन पे आपको तेजस्वी जी सब बात हुई है? सर, अगला कोई व्यक्ति हाँ। और ये और- लास्ट सवाल से होगा। पास हो गया है। ये लास्ट सवाल है। कहा जा रहा है कि ये देश को बांटने वाला ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी बांटने वाला है। आपकी क्या राय है वक्फ बिल पे? देखिए, मेरी सीधी राय है कि सरकार जब भी कुछ लाती है ना, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे सरकार का इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है सरकार की। सरकार की अगर नीयत सही होती तो नीति बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सरकार की नीयत जो है, और इसमें मैं कह दूं आपको कि बीजेपी अपनी नीयत में बिल्कुल स्पष्ट है। उसको अपनी पूरी की पूरी राजनीति बंटवारे, नफरत और समाज के अंदर भेद पैदा करके करनी है, इसीलिए वो अपने राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ भी करने के लिए जाएगी, उसका मोटिव ये होगा कि समाज को संप्रदाय के आधार पर कैसे जो है आपस में विभाजित कर दिया जाए, लड़ा दिया जाए। प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन ले करके मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। एक सीधा सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश में कहा कि अपने छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने छत पर।
अपने छत पर जो नमाज नहीं पढ़ने दे रही है सरकार, वो सरकार उनका जमीन लेकर के उनकी जो है ना गरीबी दूर करना चाहती है। ये नियत समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सिंपल कहना है कि अगर आप समाज में कोई ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिससे समाज में प्रगति हो, लोगों का विकास हो, तो हम सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन सरकार अगर कोई कानून लाती है जिससे समाज में विभाजन होगा, नफरत होगा, भेदभाव बढ़ेगा और कोई प्रताड़ित है उसको और प्रताड़ित किया जाएगा, तो संविधान के हक में, लोगों के अधिकार के हक में हम उसका विरोध करेंगे। और यह जो बिल है उस पर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राय है कि ये समाज में विभेद बढ़ाने के लिए, वो अंग्रेज का चाल नहीं था, फूट डालो राज करो, दो कम्युनिटी को आपस में लड़ा दो, वो कम्युनिटी आपस में लड़ते रही और फिर ज़मीन जो है अपने दोस्त को दे दो। आप याद कीजिए, जब भी सरकार कोई बिल लेकर के आती है तो वो क्या करती है कि एक तबके को यह समझाती है कि तुमको इसका लाभ होने वाला है, और दूसरे तबके को डराती है कि शांति से रहो, इलाज कर देंगे। और इस बीच में दोनों को कुछ नहीं मिलता है, दोनों को कुछ नहीं है। आप में से कोई एक आदमी बता दीजिए जो प्लॉट खरीदे हो डल झील के सामने, कोई खरीदे? कोई नहीं खरीदे। याद कीजिए उस वक्त क्या कहा गया था कि अब हम लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। अरे हमारी अपनी जमीन नहीं बच रही है। असल बात यह है कि मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, इस देश के जो दो पूंजीपति हैं उनकी नज़र देश की संपत्ति पर है। संपत्ति देश की आप देखेंगे तो रेलवे की ज़मीन, डाकघर की ज़मीन और BSNL की ज़मीन तो दे ही रहे हैं, एयरपोर्ट और पोर्ट की ज़मीन औने पौने दाम में। एक्चुअली वक्फ बोर्ड बिल ला करके वक्फ की ज़मीन जो है वो अपने दोस्त को देना चाहते हैं, लेकिन समाज को ये कहेंगे कि अपने दोस्त को हम ज़मीन दे रहे हैं तो समाज उनका साथ देगा। तो समाज को कहते हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है विवाद होगा। और इस विवाद में क्या होगा, जनता के जो बुनियादी सवाल है ना, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको एक बार फिर राजनीति के विमर्श से गायब कर दिया जाएगा। इस सरकार की हर बात हम मानने को तैयार हो जाएं जिस दिन यह सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दे, 15 लाख रुपया जो है ना खाते में पहुंचा दे, किसानों को उनके फसल का दाम दुगना कर दे। जिस दिन बीजेपी सरकार ये कर देगी ना, हम भी थाली पीटने लगेंगे मोदी जी के लिए।